गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है और अब 8:15 हुए हैं। जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाइए। तारीख आपको पता है, आज है 16 नवंबर 2024। क्लासेस एब्सोल्युटली लाइव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन है। जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। क्लास लाइव हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई भी कमेंट नहीं आया है। मुझे लगता है कि कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ पंगा जरूर है। लेट मी चेक। तो भाई, क्लास को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के डिवाइस में क्लास लाइव हो चुकी है या अभी नहीं हुई है। इसलिए मुझे एक आध कमेंट तो चाहिए ही, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि क्लास सही तरीके से चल रही है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मेडिवल इंडिया, और जिसमें हमने बात शुरू की थी पढ़ना मुगल एम्पायर के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में, और सबसे पहले मुगल एम्परर बाबर के बारे में हम बात कर चुके थे। बाकी आज हम बात करेंगे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। आइए, सबसे पहले तो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाइए। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है थोड़ी सी। एक मिनट और दीजिए, मैं ज़रा कमेंट्स चेक करवा लूँ, क्योंकि मुझे स्क्रीन पर अभी तक एक भी कमेंट नज़र नहीं आया है। और सीटेट के बैच में कमेंट ना आए, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग तो भाई साहब अभी तक तो आपने हज़ारों कमेंट्स कर दिए होंगे। इतने शरीफ बालक कहाँ हो आप, कोई कमेंट ही ना करो पूरे क्लास में।
हाँ जी, क्या भी ठीक है? अब देखो, इसलिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कमेंट्स। अब आप लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। खैर, कमेंट्स तो पहले से ही आ रहे हैं, अब मुझे शो होने शुरू हो गए हैं। आओ भाई, सारे के सारे लोग आ जाइए। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल इंडिया, जिसमें हम बात कर रहे थे मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले मुगल एम्परर बाबर के बारे में बात की थी और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने जान ली थी। यानी कि वो 4 बैटल्स जो उसने 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक लड़े, उसके बारे में हम बात कर चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर के बाद दूसरा मुगल एम्परर, उसका सबसे बड़ा बेटा हुआ, का नाम था हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसने पहले 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन 1540 ईस्वी में इसका साम्राज्य इससे छीन लिया गया शेर शाह सूरी के द्वारा। और फिर 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। यानी कि इसने 2 टर्म्स, यानी कि 2 शासनकालों में रूल किया। पहले 10 साल और फिर उसके बाद 1555 से 1556 चंद महीनों के लिए, फॉर फ्यू मंथ्स। ठंड आ गई? ये ठंड वंड तो नहीं आई खैर अभी, लेकिन स्टूडियो में ना, ये जो बोर्ड है, ये जो पैनल है ना, ये बेचारा बहुत ज्यादा हीट इसमें से निकलती है, तो इस चक्कर में स्टूडियो में ना एसी चलाना पड़ता है। अभी भी मैंने एसी चला के रखा है स्टूडियो में। बेवजह फालतू में तबीयत खराब हो जाए, इससे तो बेटर है मैंने सोचा एक लाइट सी ट्रैक जैकेट पहन लेते हैं, थोड़ा सा मामला बैलेंस हो जाएगा। सर, जब मुसलमान शासक इंडिया में नहीं आए थे, उसके पहले भी इंडिया में मुसलमान रहते थे? ये कैसा सवाल है? ये तो सवाल आपका होना ही नहीं चाहिए। मैंने आपको इस्लाम के बारे में भी बताया कि इस्लाम की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई, 7th सेंचुरी में हुई। और 7th सेंचुरी में ही, है ना, 7th सेंचुरी में ही जो इस्लाम था, है ना, वो सबसे पहले अरब से कहां पर पहुंचा? दक्षिण भारत में, यानी कि केरल में। लेकिन हिंदुस्तान पर सबसे पहला सफल मुस्लिम इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया। 712 ईस्वी में आप कह सकते हैं कि सिंध पहुंचा इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के साथ। उससे पहले 7th सेंचुरी से पहले, है ना, इंडिया में मुस्लिम्स नहीं थे। इंडिया में क्या, वर्ल्ड में नहीं थे, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत ही 7th सेंचुरी में हुई है, 7वीं शताब्दी में हुई है। तो आप इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान नहीं थे, मुस्लिम्स नहीं थे, क्योंकि इस्लाम ही नहीं था। अब इस्लाम के फॉलोवर्स ही तो मुसलमान कहलाते हैं ना, तो जब इस्लाम ही नहीं होगा तो मुसलमान कहां से होंगे? सोचने वाली बात है। बाबर के 4 बेटे थे। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। जब 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई, तो बाबर ने मरने से पहले अपनी वसीयत तैयार करवाई, अपनी विल तैयार करवाई। और अपनी वसीयत में उसने भारत का अगला मुगल बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, यानी कि अपने सबसे बड़े बेटे को घोषित किया। लेकिन साथ में उसने हुमायूं को यह आदेश भी दिया। टीचिंग करने के कुछ टिप्स बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। अब उसने, बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी, यानी कि अगला मुगल एम्परर घोषित किया। हुमायूं उसका सबसे ज्यादा प्रिय और सबसे ज्यादा आज्ञाकारी पुत्र हुआ करता था, सबसे बड़ा भी था। इसीलिए बाबर ने मुगल बादशाह हुमायूं को घोषित किया। लेकिन तुर्क परंपरा के अनुसार, चगतई परंपरा के अनुसार,
तमन्ना कह रही हैं सर जैकेट में आप अच्छे लग रहे हैं, वाह। बस सुबह तारीफें मत करो, शर्म आ जाती है मुझे। शर्म आ जाऊंगा मैं ऐसे बोलोगे तो आप। तमन्ना, क्या नाम है आपका। आजकल बड़ा फेमस है आपका नाम, है ना, पूरी की पूरी कायनात में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेम्स। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, हैं, प्यार की कुर्बानी। हाँ जी। तो बाबर ने कहा अपनी वसीयत में, ऐसा लिखा कि मेरे बाद हुमायूं ही भारत का अगला मुगल बादशाह होगा, लेकिन क्योंकि ये चगतई तुर्क थे, यानी कि मैं अगर इनकी जाति की बात करूं, इनके कुल की बात करूं, तो जो मुगल्स थे वो टर्किश तो थे ही, ये चगतई जाति से बिलोंग करते थे, जो कि एक तुर्क जाति थी, एक टर्किश क्लैन था। और चगतई जाति के ही अनुसार और चगतई परंपरा के ही अनुसार क्या हुआ करता था, शासक के मरने के बाद, शासक के मरने के बाद उसका जो साम्राज्य हुआ करता था वो उसके जितने भी पुत्र हुआ करते थे उसमें या उन लोगों में आपस में बराबर बांट दिया जाता था। और बिल्कुल यही काम बाबर ने भी अपनी वसीयत में किया। उसने हुमायूं को आदेश दिया कि अपना साम्राज्य जहां जहां तक भी विस्तृत है, तुम चारों भाई उसे आपस में बराबर बराबर बांट लेना, कोई भी विवाद या कोई भी लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं होना चाहिए। अब हुमायूं तो अपने पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था, इसने वही किया जो कि बाबर ने इसको आदेश दिया था। एक नया साम्राज्य जिसको स्थापित हुए अभी सिर्फ 4-5 वर्ष हुए थे, सर पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम नहीं थे 7वीं शताब्दी से पहले। तो कौन लोग थे फिर, ईसाई थे। इस्लाम शुरू होने से पहले ईसाई धर्म शुरू हो चुका था, यहूदी धर्म, यहूदी लोग थे पहले। इस्लाम की उत्पत्ति तो 7वीं शताब्दी में हुई है, 7th सेंचुरी में हुई है। ये तो आप जानते ही होंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब वॉज द फाउंडर ऑफ इस्लाम। तो पैगंबर साहब की का जो जन्म है वो 570 में हुआ है, और 610 ईस्वी में या 610 ईस्वी के बाद इस्लाम की उत्पत्ति हुई है। तो हुमायूं ने अपने पिता की बात मानकर मुगल साम्राज्य का विभाजन कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया, उसका डिवीजन कर दिया। अपने पास दिल्ली और आगरा रखा, अफगानिस्तान का काबुल और कंधार अपने दूसरे भाई कामरान को दे दिया, अस्करी को मिला संभल, और हिंदाल को राजस्थान का अलवर। इस तरीके से इसने मुगल साम्राज्य को विभाजित किया, जो कि अभी एक नया साम्राज्य था। इतिहासकार कहते हैं हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी गलती जरूरत से ज्यादा नेक दिल होना और जरूरत से ज्यादा पिता का आज्ञाकारी होना भी इसके लिए नुकसानदायक साबित हुआ। इसे अभागा मुगल बादशाह कहते हैं। ही वॉज एन अनलक्की मुगल एम्परर, क्योंकि जैसे ही इसने मुगल साम्राज्य का विभाजन किया, इसका भाई कामरान इसी के विरुद्ध हो गया और इसी के विरुद्ध अभियान करने लगा, इसी के विरुद्ध रिवोल्ट या विद्रोह करने लगा। लेकिन जब हुमायूं एक गाजर पर बैठा मुगल बादशाह बना, तो इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, इसका सबसे बड़ा दुश्मन उस समय बिहार का शासक हुआ करता था, जिसका नाम था शेर खान। हालांकि नाम तो उसका फरीद था, लेकिन ये शेर खान के नाम से प्रसिद्ध था। इसी शेर खान ने हुमायूं को 2 बार पराजित किया। हुमायूं 2 बार हारा। सबसे पहले 1539 में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध। और आप जानते होंगे चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बिटवीन हुमायूं एंड शेर खान। हुमायूं और शेर खान के बीच बैटल ऑफ चौसा या चौसा का युद्ध लड़ा गया। इसी युद्ध में सर मोहम्मद साहब लास्ट मैसेंजर थे, ओके।
उनसे पहले 12,39,900 थे। बिल्कुल होंगे मेरे भाई। लेकिन इस्लाम तो 7th सेंचुरी में आया ना, बात तो इस्लाम की हो रही है, पैगंबरों की बात नहीं हो रही है, रसूलों की बात नहीं हो रही है। हम केवल और केवल इस्लाम की बात कर रहे हैं। 7th सेंचुरी में इस्लाम की शुरुआत हुई है अरब से। जीसस क्राइस्ट भी, है ना, पैगंबरों में से एक है, ये आप जानते होंगे। इब्राहिम भी पैगंबरों में से एक है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस्लाम की। इस्लाम के जो संस्थापक और प्रवर्तक हैं वो तो पैगंबर मोहम्मद साहब ही माने जाते हैं ना। और ये बात 7th सेंचुरी की है, 610 ईस्वी में एनलाइटमेंट हुआ उनका। सर इस्लाम रिलीजन के हिसाब से, अरे हम इस्लाम रिलीजन नहीं पढ़ रहे हैं ना, हमारे साथ तो यही है ना, हमारे साथ तो यही लिमिटेशन है ना, हम तो यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है यहाँ पे कोई धार्मिक बात नहीं हो सकती है। जब हम एक क्लासरूम में होते हैं, जब हम स्टडीज में होते हैं, या जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारे जितने भी रिलीजियस बिलीव्स हैं, जितनी भी रिलीजियस माइथोलॉजीज हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, साइड में रख के आते हैं, बाहर रख के आते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको वैदिक पीरियड पढ़ाते हुए आपसे ये कहता हूं कि ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक हुई है, 10 ऋषियों के द्वारा 10 स्थान पर 10 अलग अलग समय पर ऋग्वेद के 10 मंडलों की रचना की गई है, और उसके बाद, है ना, और उसके बाद क्या हुआ है, वेद व्यास के द्वारा सारे के सारे मंडलों को संकलित करके ऋग्वेद का रूप दे दिया गया है। तो आपको भी पता है, अगर मैं रिलीजियसली बात करूं, है ना, तो वेदों की रचना नहीं हुई है, वेद प्रकट हुए थे। जब देवताओं और असुरों के बीच में सागर मंथन हो रहा था, तो उन्हीं सागर मंथन में से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई थी, चारों वेद प्रकट हुए थे। बिल्कुल वैसे ही, है ना, जैसे इस्लाम में जन्नत से उतारी गई पुस्तक है कुरान, बिल्कुल वैसे ही वेदों की रचना नहीं हुई है, वेद प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी की वाणी है वेद। लेकिन ये सारी की सारी बातें क्या है, रिलीजियस माइथोलॉजीज। ये सारी की सारी बातें क्या है, हमारी धार्मिक मान्यताएं। लेकिन हम यहाँ पर धार्मिक मान्यताओं को पढ़ने नहीं आए हैं, वो सब पढ़ने के लिए हमारे पास और अलग अलग जगहें हैं, है ना। वो सारी की सारी चीजें जानने के लिए और पढ़ने के लिए हमारे पास अलग अलग जगहें बनी है। मंदिरों में, आश्रमों में जाएंगे तो वहां पर हमें रिलीजियस नॉलेज मिलेगी, रिलीजियस टीचिंग्स दी जाएंगी, स्वाभाविक सी बात है। अगर आप मस्जिदों में जाएंगे, है ना, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में इकट्ठे होंगे, वहां पर खुतबा पढ़ा जाएगा, तो वो जगह है वहां पर जहां पर आपको रिलीजियस टीचिंग्स मिलेंगी। लेकिन यहाँ तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ तो इतिहास पढ़ाया जाएगा, और इतिहास जिसको मानता है, इतिहास के अनुसार जो सही है, यहाँ पर केवल वही बात होगी। अब चाहे इस्लाम 7वीं शताब्दी का हो या 7,000 साल पुराना, भारत के इतिहास में या हिस्ट्री में जो माना जाएगा, जो माना गया है, हम उसी की बात करेंगे। सिंपल सी बात है। इसीलिए सीधी बात, नो बकवास, सीधे पॉइंट पे आते हैं। इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास ही पढ़ते हैं, धार्मिक चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है। टीचर होने के नाते ना तो मेरा कोई धर्म ईमान है और ना ही आपका होना चाहिए। जब तक ये बात फॉलो करेंगे तब तक आप अच्छे टीचर बने रहेंगे। बैटल ऑफ चौसा, 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया हुमायूं और
शेर खान के बीच। इस युद्ध में शेर खान डिफीटेड हुमायूं। इसमें शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया एंड शेर खान टुक द टाइटल ऑफ शेर शाह, और इसने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। किसी तरीके से अपनी जान बचाकर हुमायूं चौसा के युद्ध से भाग निकला, बच गया। लेकिन अगले ही साल 1540 ईस्वी में बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज, एक और युद्ध लड़ा गया, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कन्नौज तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। फिर से एक बार हुमायूं और शेर खान के बीच। इसी युद्ध में शेर खान ने एक बार फिर से हुमायूं को पराजित किया। इसी युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को एक बार फिर से पराजित किया और मुगल डायनेस्टी पर कब्जा करके ही फाउंडेड सूरी डायनेस्टी इन इंडिया। इसने भारत में वंश की स्थापना की और यह बन गया शेर शाह सूरी। और ध्यान रखेंगे 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी से पराजित होने के बाद मजबूरन हुमायूं को भागना पड़ा पर्शिया, ईरान। इसको हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया शेर शाह सूरी ने, और ये पर्शिया भाग गया, ये ईरान भाग गया। ईरान का ही शाह हुआ करता था, ईरान का ही शासक हुआ करता था सफाविद शाह। उसी की मदद ली जाकर हुमायूं ने। ईरान के शाह ने कहा कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको सुन्नी से शिया बनना पड़ेगा। तो ईरान में जाकर शिया मत अपना लिया किसने? हुमायूं ने। ये शिया बन गया और ईरान के ही सफाविद शाह से इसका ये समझौता हुआ कि ये ईरान के शाह की मदद से जाकर काबुल और कंधार पर अटैक करेगा और अपने भाई कामरान से काबुल और कंधार को जीत लेगा। और जब ये काबुल कंधार जीत लेगा तो काबुल हुमायूं अपने पास रखेगा और कंधार ईरान के शाह को दे देगा। लेकिन हुमायूं ने ऐसा नहीं किया। इसने जाकर कामरान से काबुल और कंधार छीन लिया और ये वहीं पर शासन करने लगा। और फाइनली लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जैसे ही हिंदुस्तान में सूरी डायनेस्टी कमजोर हुई तो 1555 ईस्वी में इसने जाकर एक युद्ध लड़ा पंजाब के सरहिंद नामक स्थान पर, जो कहलाता है बैटल ऑफ सरहिंद, सरहिंद का युद्ध, जो कि हुमायूं और सूरी डायनेस्टी के लास्ट रूलर सिकंदर सूरी के बीच में लड़ा गया। और इसी में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित करके भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना की। लेकिन किस्मत बड़ी खराब थी इसकी। कुछ ही महीनों तक शासन किया। एक तो ये अफीम का आदी था, अफीम का सेवन किया करता था बहुत ज्यादा। 1556 में दिल्ली में अपने ही पुस्तकालय, अपने ही लाइब्रेरी की छत पर से नमाज पढ़कर जब नीचे उतर रहा था हुमायूं, तो पांव डगमगाए या अफीम का सेवन ज्यादा किया हुआ था। और 1556 ईस्वी में अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिर जाने के कारण एक्सीडेंटली हुमायूं डाइट, हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की अंतिम इच्छा यह थी कि मेरे मरने के बाद मुझे हजरत निजामुद्दीन औलिया की कब्र के ही पास में सुपुर्द खाक किया जाए। इसकी अंतिम इच्छा पूरी की गई। दिल्ली में जहां पर है दरगाह हजरत निजामुद्दीन, उसके बिल्कुल सामने क्या बना है? हुमायूंस टूम्ब या हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, जिसका निर्माण हुमायूं की ही एक पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था।
जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय हुमायूं का बेटा सिर्फ और सिर्फ 13 साल का था और दिल्ली में नहीं था, बल्कि हुमायूं के सेनापति बैरम खान के साथ पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर एक अभियान कर रहा था, एक मिशन कर रहा था। कैसे ही दिल्ली का सिंहासन खाली हुआ, इसका फायदा उठाया रेवाड़ी के एक हिंदू शासक ने, जिसका नाम था हेमचंद्र, जो इतिहास में राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध है। इसी राजा हेमू ने दिल्ली पर अधिकार किया और उधर पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर जब बैरम खान को यह बात पता चली तो बैरम खान ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही कोरोनेशन या राज्यभिषेक कर दिया और भारत का अगला मुगल बादशाह सिर्फ 13 साल की उम्र में बना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। (1556 से लेकर 1605) एक लंबा शासनकाल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का रहा। आप लिखेंगे ही बिकेम मुगल एम्परर एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। ये 13 वर्ष की आयु में भारत का मुगल बादशाह बना। सबसे कम उम्र में मुगल एम्परर बनने वाला ही कौन था? अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद इसका नाम था, लेकिन अकबर इसका टाइटल था। इसकी जनता ने इसे खुश होकर अकबर की उपाधि दी थी, क्योंकि अकबर ने ही सबसे पहले जजिया कर और पिलग्रिमेज टैक्स, तीर्थ यात्रा कर को क्या किया था? समाप्त किया था। हिंदुओं को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पिलग्रिमेज टैक्स देना होता था, तीर्थ यात्रा कर देना होता था, जिसको समाप्त किया था अकबर ने अपने शासनकाल में। अकबर के शासनकाल को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला फेज 1556 से लेके 1560 तक। 1556 से लेके 1560 तक लिखेंगे ही रूल्ड द गार्जियनशिप ऑफ बैरम खान। इसने बैरम खान के संरक्षण में शासन किया। क्योंकि उम्र बहुत कम थी, इसका संरक्षक बना बैरम खान, जो कि हुमायूं का सेनापति हुआ करता था। 4 साल तक नाम का मुगल बादशाह रहा जलालुद्दीन मोहम्मद। चार साल तक हुमायूं ने इसका संरक्षण किया। नाम का मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद रहा। सारे के सारे राजनीतिक फैसले अकबर के द्वारा बैरम खान के द्वारा लिए गए या किए गए। इसके बाद जब 1560 में बैरम खान का संरक्षण समाप्त हुआ, तो आप कह सकते हैं कि अकबर के शासनकाल का जो पहला फेज था वो 1556 से लेके लगभग 1570 तक का था। अकबर का सबसे पहला अटैक 1561 में मालवा पर हुआ। इस समय वहां पर शासन किया करता था बाज बहादुर। 1561 ईस्वी में अकबर का सबसे पहला आक्रमण, सबसे पहला अटैक मालवा के शासक बाज बहादुर पर हुआ था। हालांकि अकबर खुद इस मिशन पर नहीं गया था, बहुत ही कम मिशन थे जिन पे अकबर खुद जाता था। इस मिशन पर अधम खान को भेजा गया था, जो कि महाम अनगा का बेटा हुआ करता था। अकबर की दाई मां हुआ करती थी महाम अनगा, और अकबर अपनी सगी मां से भी ज्यादा महाम अनगा से इन्फ्लुएंस था। वो महाम अनगा को माना करता था। महाम अनगा का ही पुत्र हुआ अधम खान, उसी को भेजा गया था मालवा मिशन पर बाज बहादुर के खिलाफ।
बाज बहादुर पराजित हुआ। सर जोधा अकबर की स्टोरी भी बताइए। जोधा अकबर की स्टोरी तो आप सारे के सारे लोग जानते ही हैं, उसमें बताने वाली क्या बात है। मूवी भी सबने देखी है और सीरियल्स भी देखे होंगे आपने। 1562 में जब अकबर की सेना राजस्थान के आमेर की तरफ बढ़ी, उस समय आमेर में कछवाहा वंश का एक राजा, राजा भारमल शासन किया करता था। राजा भारमल की ही पुत्री हुआ करती थी हरखा बाई। जब राजा भारमल ने देखा कि मुगल सेना आमेर की तरफ बढ़ रही है, तो राजा भारमल ने अपनी मर्जी से ही अकबर की अधीनता स्वीकार की, या मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का सबसे पहला राजपूत शासक ही कौन था? राजा भारमल, कछवाहा शासक, आमेर का रूलर। राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से किया। दैट इज नोन एज अ पॉलिटिकल मैरिज, जिसे एक राजनैतिक विवाह कहा जाता है। अकबर के द्वारा वैवाहिक संबंध बनाए गए कछवाहों से, कछवाहों की ही राजकुमारी हरखाबाई का विवाह अकबर से हुआ। इसी हरखाबाई को आप लोग जोधाबाई कहते हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का कहना है कि हरखाबाई मरियम उज जमानी अकबर की पत्नी थी, लेकिन जो जोधाबाई थी उसका वास्तविक नाम जगत गोसाई था। वो अकबर की नहीं, अकबर के पुत्र सलीम की पत्नी थी। यही रीजन है जोधा अकबर जब मूवी आई तो उसे राजस्थान में रिलीज नहीं होने दिया गया। इस बात पर कंट्रोवर्सी हुई कि जोधाबाई सलीम की पत्नी है, अकबर की पत्नी नहीं। अकबर की पत्नी हरखाबाई थी। इसीलिए जब जोधा अकबर सीरियल शुरू होता है तो स्टार्टिंग में ही क्या आता है, लिखा हुआ एक स्टेटमेंट आता है ना, हम हरखाबाई के नाम के स्थान पर जोधाबाई के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह धारावाहिक किसी भी तरीके से पूर्ण रूप से ऐतिहासिक होने का दावा नहीं करता है। इसलिए वो स्टेटमेंट शुरू में लिखा हुआ आता है। सर पानीपत का युद्ध कब हुआ? पहला 1526 में हुआ और दूसरा 1556 में हुआ, जब पंजाब में जलालुद्दीन मोहम्मद को 13 साल की उम्र में भारत का मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया। तो बैरम खान और अकबर अपनी सेना लेकर पंजाब से आए और इधर दिल्ली से डिफेंड करने के लिए गया हेमू। 1556 में पानीपत का सेकंड बैटल अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया, जिसमें अकबर डिफीटेड हेमू। इसमें अकबर की सेना ने हेमू को पराजित कर दिया। इसलिए मुगल बादशाह कौन बन गया? अकबर बन गया। 1556 और 70 के बीच में अकबर अपने संरक्षक बैरम खान से क्या हो गया? अलग हो गया, और जो इसके घरेलू कर्मचारी थे उनसे भी ये इंडिपेंडेंट हो गया। इसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। मैंने आपको बताया मालवा मिशन इसका सबसे पहला मिशन था, जिसमें बाज बहादुर था। और अगर हम गोंडवाना मिशन की बात करें तो गोंडवाना मिशन में रानी दुर्गावती, क्योंकि एक महिला थी, उसने मुगलों के विरुद्ध लड़ाई की थी। हालांकि वो पराजित हुई थी, लेकिन रानी दुर्गावती ने ही मुगलों की सेना का नेतृत्व, मुगलों की सेना का सामना किया था। 1568 में चित्तौड़, राजस्थान का चित्तौड़ अभियान हुआ, और फिर 1569 में या 1569 ईस्वी में, और उसके बाद 1529 और 69 ईस्वी में राजस्थान की ही रणथंबोर पर अधिकार हुआ मुगलों का। सेकंड फेज
1570 से लेके 1585 तक का होता है। इसमें सबसे फेमस 1572 में हुआ गुजरात मिशन। गुजरात को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाने वाला अकबर सबसे पहला मुगल बादशाह था। 1572 में यह गुजरात मिशन पर गया। इसने गुजरात मिशन किया और गुजरात को जीतकर उसे मुगल साम्राज्य में मिलाया। इसके अलावा इसने इसी बीच बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर भी अभियान करके उन पर अधिकार किए। और जो तीसरा फेज रहा वो 1585 से लेके 1605 तक रहा। यही वो समय है, यही वो तीसरा फेज, यही वो समय है जब इसने मैं भी जबलपुर से ही हूं। अच्छा, हमारी रानी थी वो, उन्हें हार नहीं मानी, खुद मर गई पर मुगलों के सामने नहीं झुकी। जय रानी दुर्गावती, जय माहिष्मती, राजमाता शिवगामी देवी, प्रिया साहू। भावुक हो जाते हैं लोग हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, है ना। अब भी हो गई। 1585 से लेके 1605 ईस्वी तक पंद्रह सौ पिचासी से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर के द्वारा अफगानिस्तान के काबुल और कंधार पर भी अधिकार किया गया, कश्मीर पर भी अधिकार किया गया। इसके अलावा दक्कन और महाराष्ट्र के अहमदनगर के कुछ क्षेत्र पर भी अकबर का अधिकार हुआ। या आप कह सकते हैं कि 1585 से 1605 तक वो समय था जिसमें मुगल साम्राज्य का विस्तार किया गया, विस्तार हुआ। और आप कह सकते हैं कि उत्तर में कश्मीर से लेकर नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान से लेकर दक्कन तक का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार हुआ मुगलों का। लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में, अपने शासनकाल के अंतिम समय में अपने ही पुत्र सलीम से सबसे ज्यादा दुखी और परेशान हुआ अकबर, क्योंकि सलीम ही मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य में वो सबसे पहला शहजादा था जिसने पिता के खिलाफ विद्रोह करने की शुरुआत की थी। इसीलिए शहजादे सलीम को मुगल बादशाह की बिगड़ैल औलाद भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा परेशान इसी ने अकबर को किया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद और अकबर के मरने के बाद इसी का पुत्र सलीम भारत का अगला मुगल बादशाह बना, जहांगीर के नाम से। 1605 ईस्वी से लेके 1627, 1605 से लेके 1627 तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहला महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक अमर सिंह ने फाइनली मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। क्योंकि अगर हम अकबर के शासनकाल की बात करें
तो अकबर के शासनकाल में मेवाड़ में शासन किया करते थे उदय सिंह और महाराणा प्रताप। याद कीजिए, मैंने कल आपको बताया था कि बाबर ने खानवा का युद्ध में राणा सांगा को हराया था। राणा सांगा का ही पुत्र उदय सिंह और उदय सिंह के ही पुत्र हुए महाराणा प्रताप, जो कि अकबर के समकालीन थे। लेकिन अकबर के शासनकाल में मेवाड़ ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन अकबर के बाद और उधर महाराणा प्रताप के बाद, जब महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह मेवाड़ का अगला शासक बना, सिसोदिया वंश का अगला रूलर बना, अगला शासक बना, ध्यान रखेंगे, अमर सिंह के ही द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली गई जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के ही शासनकाल में दो ब्रिटिशर्स, दो अंग्रेज भी इसके दरबार में आए, कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो। और आप जानते होंगे कि जहांगीर के शासनकाल में ही अंग्रेजों के द्वारा अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई सन 1613 ईस्वी में। इसके अलावा सिख, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ मुगल अभियान चलाए गए, लेकिन ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो सके। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो कि जहांगीर का दूसरा बेटा हुआ करता था, उसी को जहांगीर के द्वारा शाहजहां की उपाधि दी गई और वो शाहजहां कहलाया। जहांगीर की ही पत्नी हुआ करती थी नूरजहां, और ये जो नूरजहां थी, ये नहीं चाहती थी जहांगीर के बाद शाहजहां मुगल एम्परर बने। इसलिए उसने शाहजहां को किसी भी तरीके से सिंहासन पर जाने से रोका, लेकिन सफल नहीं हो सकी। और जहांगीर के बाद सर जी, अंग्रेज किसके समय में आए, अकबर या जहांगीर? अकबर के समय में। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी ना, तो उस समय अकबर भारत का मुगल बादशाह था। लेकिन जहांगीर के दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो आए थे 1608 और 1615 में। जहांगीर के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना शाहजहां। सोलह सौ 27 से लेकर 1658 तक। जब भी हम शाहजहां की बात करते हैं तो आप जानते हैं हिंदुस्तान की सबसे प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण शाहजहां के ही शासनकाल में हुआ था। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। इसीलिए कंधार सफाविदों के हाथों में दोबारा से चला गया। और फाइनली 1632 ईस्वी में एक प्रसिद्ध अभियान जो शाहजहां का रहा। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने ही अहमदनगर को जीतकर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फाइनली 1632 ईस्वी में ही अहमदनगर मुगलों के अधीन हुआ और मुगलों के ही साम्राज्य में मिल गया। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। शाहजहां और मुमताज महल दोनों का नाम आपने सुना होगा, है ना? दोनों की लव स्टोरी आपने सुनी होगी। शाहजहां मुमताज महल को बेइंतहा मोहब्बत किया करता था, बिल्कुल किया करता होगा। इसका जीता जागता सबूत भी है, क्योंकि 1612 ईस्वी से लेके 1631 ईस्वी तक 19 साल तक शाहजहां और मुमताज महल का वैवाहिक जीवन चला। और आप जानते हैं 1631 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। 1612 में मुमताज महल से विवाह किया था शाहजहां ने, और 1612 से लेकर 1631 ईस्वी तक शाहजहां और मुमताज महल के 14 बच्चे हुए। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि शाहजहां मुमताज महल को कितनी मोहब्बत करता होगा। शाहजहां मुमताज महल के 14 बच्चे हुए। जब मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नामक स्थान पर अपने 14वें
बच्चे को जन्म देते ही या जन्म देते समय ही मृत्यु हुई मुमताज महल की। लेकिन मरने से पहले मुमताज महल ने शाहजहां से कहा कि आप मेरी कब्र पर एक ऐसी नायाब इमारत बनवा दीजिए, नायाब मकबरा बनवा दीजिए जैसा ना ही आज तक कभी बना हो और ना ही फ्यूचर में कभी बन सके। इसी बात को दिल पर ले गया शाहजहां और शाहजहां स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। 1631 में ही आगरा में यमुना नदी के किनारे हिंदुस्तान की सबसे नायाब इमारत का निर्माण शुरू हुआ। 20,000 मजदूरों ने लगभग 22 साल तक काम करके इस नायाब इमारत को तैयार किया, जिसमें संगमरमर का इस्तेमाल हुआ जो कि मंगाया गया था राजस्थान के मकराना से। ताजमहल का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था और इसका प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा था। फित्रा दुरा शैली जो कि ईरानी कला हुआ करती थी, ईरानी शैली हुआ करती थी, उसी का इस्तेमाल करके ताजमहल को बनाया गया। आपने देखा होगा, अगर आपने ताजमहल विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि ताजमहल पर संगमरमर के पत्थर को तराश कर उसमें फूल पत्तियों की डिजाइन बनाकर उसमें कलर्ड स्टोन्स भरे गए हैं। तो पत्थर को तराश कर पत्थर के अंदर कलर्ड पत्थर भरने की ही कला पित्रा दुरा शैली कहलाती है, जो कि एक ईरानी कला हुआ करती थी। इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि शाहजहां और मुमताज महल इतना ज्यादा एक दूसरे को मोहब्बत किया करते थे कि जब मुमताज महल की मृत्यु हो गई तो शाहजहां इतने ज्यादा सदमे में चला गया कि उसने कई दिनों तक खुद को अपने ही कमरे में बंद कर लिया। बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ, बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ और ऐसा कहते हैं कि कुछ ही दिनों में बाल पक गए इसके। जब वो कमरे से बाहर निकला, दाढ़ी और बाल सफेद हो चुके थे। लेकिन मुमताज महल के लिए मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि जब मुमताज महल मरी तो कुछ दिन तक तो शोक मनाया शाहजहां ने, और उसके बाद जैसे ही वो अपने कक्ष से बाहर निकला तो कुछ ही दिनों के बाद उसने मुमताज महल की छोटी बहन से शादी कर ली, क्योंकि वो भी हूबहू मुमताज महल की तरह दिखती थी। सच्ची मोहब्बत। ताजमहल का निर्माण 1631 से लेकर 1653 ईस्वी तक 22 सालों में हुआ। और इतना ही नहीं, अगर आप आगरा जाएंगे तो आगरा में जो गाइड्स आपको मिलेंगे, अगर आप टूरिस्ट बन के जाएंगे तो वहां पे गाइड्स भी आपको मिलेंगे और वो गाइड्स ही आपको सबसे ज्यादा मिस गाइड भी करेंगे। वो आपको बताएंगे कि मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां दुखी रहने लगा, उसका मन लगना बंद हो गया आगरा में, और क्योंकि मुमताज महल की याद में खोया रहता था इसीलिए ही डिसाइडेड कि अब वो अपनी कैपिटल, वो अपनी राजधानी शिफ्ट करेगा। इसीलिए 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से शिफ्ट करके दिल्ली ले आया शाहजहां। ऐसा सुना भी होगा आपने। सर बहाने हैं ये तो शादी करनी थी उसकी बहन से। बहाने, हाँ ठीक है, बहाने ही होंगे और क्या। मैंने कब बोला कि भाई वो। सर इस प्यार को क्या नाम दूं? इस प्यार को कोई नाम मत दीजिए। प्यार अंधा होता है, बहुत अंधी होती है। आजकल गूंगी बहरी लूली लंगड़ी भी होने लगी है। सर जहांगीर ने कौन से सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? जहांगीर के समकालीन सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव हुआ करते थे। जब जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, उस विद्रोह में जहांगीर के पुत्र खुसरो की मदद गुरु अर्जुन देव ने की। इस बात से नाराज होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया। क्या मोहब्बत थी, हाय। आज कोई एक गिलास पानी ना दे। ये देखो, प्रीति के अपने जज्बात निकल गए हैं।
लगता है इन्होंने किसी से एक गिलास पानी मांग लिया और उसने पानी देने से मना कर दिया, इसलिए इनको लगा कि आजकल मोहब्बत बेवफा हो चुकी है। सर तो दिल्ली क्यों शिफ्ट की? आगरा की झुलसा देने वाली गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया शाहजहां। सर पर ताजमहल तो शाहजहां ने ही बनाया था ना। बेटे शाहजहां ने ही तो बनवाया, हाँ शाहजहां ने ही बनवाया था। सर सभी मिस्त्रियों के हाथ भी काटे थे। ओ बेटे, लगता है आगरा के गाइडों से मिसगाइड होकर आए हो आप। सर प्यार ने अपना आंख बनवा लिया है, अब वो पैसा बंगला गाड़ी और प्रॉपर्टी देखता है। देखा, मैंने सही पकड़ा बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल सही समझ गया मैं। जब आपने बोला ना कि आज के टाइम पर तो कोई गिलास पानी ना दे, मैं तभी समझ गया था ये लड़की अपने पति से दुखी है। ये अपने पति से पानी मांगती है और इसको वो पानी नहीं देते हैं। मैं तभी समझ गया था जब आपने यहाँ पे कमेंट करा ना कि आज के टाइम में तो कोई गिलास पानी ना दे। ऐसा नॉर्मली घर में ही होता है। आप सारे के सारे लोगों को पानी देते होंगे, लेकिन जब आपको पानी पीना होता होगा तो आपको खुद ही पानी लेके पीना होता होगा, है ना? आपके कमेंट ही मैं समझ गया कि आप किसके सताए हुए हो। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं, है ना? सर क्या आप शाहजहां की तरह बनना चाहेंगे? मेरे पास शाहजहां की तरह बनने लायक तो जितने पैसे का है मेरे पास, मेरा कोई बजट नहीं है ताजमहल बनवाने का। हाँ जी। तो 1638 ईस्वी में आगरा की झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान होकर शाहजहां ने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया आगरा से दिल्ली, और दिल्ली में यमुना नदी के किनारे ही इसने शाहजहानाबाद नामक शहर की स्थापना की, और उसी शाहजहानाबाद में इसने प्रसिद्ध दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। मेरे हस्बैंड देते हैं, मेरी क्लास होती है तो काफी हेल्प करते हैं, बेलन की नोक पर तो कोई भी काम करा ले जनाब, प्यार से करवा के देखिए। अब जब अब जब हस्बैंड को पता होगा भाई साहब अगर काम नहीं करेंगे तो सीधा बेलन से प्रहार होगा, जब हस्बैंड को पता होगा कि भाई साहब काम नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, है ना, तो झाड़ू और मॉप हैंडल से वार हो सकता है। फिर बताइए, फिर तो अच्छे अच्छे सुल्तानों की सल्तनत जमीन पर आ जाएगी। सर इसका मतलब आप अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते? किसका मतलब? कमाल की बात है, वाइफ से प्यार करने के लिए ताजमहल बनवाना जरूरी है? आजकल बीवियों को ताजमहल नहीं चाहिए होता है, नहीं तो हर महीने सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी चाहिए होती है। आज ये बनवा दीजिए, आज वो बनवा दीजिए। आज की मुमताज महल बदल गई हैं भाई। आज की मुमताज महल की जो डिमांड्स हैं वो बदल गई हैं। इसी जमाने में हुआ करती होंगी कि ताजमहल बनवा दीजिएगा। आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो हर महीने 2 सूट बनवा दीजिए, हर तीसरे चौथे महीने एक अंगूठी बनवा दीजिए। डिमांड बदल गए हैं। आजकल के ना तो पति शाहजहां जैसे रहे और ना ही पत्नियां मुमताज महल जैसी। सर जहांगीर की बीवी कौन थी? नूरजहां, मैंने अभी तो आपको बताया, मेहरुनिसा नाम था उसका। तो फाइनली 1638 से लेकर 1648 के बीच दिल्ली के लाल किले का निर्माण हुआ, और साथ में
दिल्ली के ही लाल किले के सामने बनवाई गई भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो कहलाती है जामा मस्जिद। कहने का मतलब कहने का मतलब एक तरफ तो आगरा में ताजमहल का निर्माण चल रहा था और दूसरी तरफ दिल्ली में बन रहा था लाल किला और जामा मस्जिद। कहानी का सार ये हुआ कि मुगलों के राजकोष में जितना भी धन था वो सारा का सारा खत्म कर डाला शाहजहां ने। अब शाहजहां बीमार हुआ और जब शाहजहां बीमार हुआ तो शाहजहां बेड रेस्ट पर पहुंच गया। जिस समय शाहजहां बीमार हुआ उस समय उसने अपना उत्तराधिकारी अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को घोषित कर दिया। लेकिन जैसे ही दारा शिकोह को घोषित किया उत्तराधिकारी, वैसे ही शाहजहां के चार बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, चारों में लड़ाई होने लगी। अब जैसे ही शाहजहां के चारों बेटों में सिंहासन को लेकर लड़ाई शुरू हुई तो इस उत्तराधिकार की लड़ाई में 5 युद्ध लड़े गए, 5 बैटल्स लड़े गए। और फाइनली अपने सारे के सारे भाइयों की हत्या करवाकर शाहजहां का ही बेटा औरंगजेब भारत का अगला मुगल बादशाह बना, जिसने खुद अपने ही पिता शाहजहां को ही कैद कर लिया। उसने शाहजहां को ही बंदी बना लिया और शाहजहां को बंदी बनाकर शाहजहां को कैद करके उसने आगरा के किले में ही कैद कर दिया। सर 14 बच्चे बताए थे आपने, बताइए। अब इनको शाहजहां का राशन कार्ड दिखाऊं मैं, जहां पे शाहजहां, मुमताज महल और उसके सारे बच्चों के नाम लिखे हों। बेटे मैंने आपसे कहा कि शाहजहां और मुमताज महल के 14 बच्चे हुए थे, लेकिन जो 14 बच्चे हुए थे उसमें से जीवित बचे थे केवल 7। पहले ऐसा होता था ना नॉर्मली, अगर हम अपने दादा परदाताओं के टाइम की बात करें, अगर हम अपने माता पिता से पूछें, है ना, तो पहले यही हुआ करता था, 10 बच्चे पैदा होते थे, 4-5 मर जाते थे, है ना, 5-6 जीवित रहते थे। वही आज हमारे चाचा चाची बुआ ये सब है, यही होता था पहले। कहने का मतलब यह है कि शाहजहां मुमताज महल के 14 बच्चे हुए थे, 14 में से जीवित बचे थे 7, 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श 4 पुत्र और पुत्रियों के नाम थे जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा, ये 7। और जो मर गए उनके नाम मुझे नहीं याद है, क्योंकि आधार कार्ड बनवाने से पहले ही वो मर गए थे, इसलिए उनके आधार कार्ड मेरे पास नहीं है, बाकियों के हैं, तो मैंने आपको बाकियों के नाम बता दिए। शबाना परवीन पूछ रही हैं आपके कितने बच्चे हैं? मेरे हजारों बच्चे हैं, लाखों। 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, मैं लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। एट प्रेजेंट भी आपकी बैच में भी हजारों की तादाद है। तो फाइनली तो फाइनली अपने ही पिता शाहजहां को कैद करके, शाहजहां को बंदी बनाकर भारत का अगला मुगल बादशाह बना औरंगजेब। 1658 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक। बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं आप, ऐसी थोड़ी आप लोग
शांति से पढ़ रहा है मेरे से। सर आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल पढ़ाता हूँ मैं ऑफलाइन। दिल्ली मुखर्जी नगर में ऑफलाइन क्लासेस होती हैं हमारी। भारत का अगला मुगल एम्परर, अगला मुगल बादशाह बना औरंगजेब। जिस समय शाहजहां की मृत्यु हुई उस समय जिस समय शाहजहां की मृत्यु हुई थी उस समय मुगल साम्राज्य में कुल 19 प्रांत हुआ करते थे या 19 सूबे हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में दो और प्रांतों को, दो और सूबों को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया था। 8 हम वही मान लेंगे। सर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, वो किसका पुत्र था? वो अकबर सेकंड का पुत्र था भाई। सर मुझे आपकी हिस्ट्री की बैच लेनी है, बिल्कुल आप हिस्ट्री स्पेशल और पॉलिटी स्पेशल बैच ले लीजिए। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में 1685 में बीजापुर, एनसीईआरटी में 1685 दिया है, वैसे 1686 है, लेकिन हम एनसीईआरटी मान लेंगे 1685। और 1687 में गोलकुंडा, हैदराबाद का ही पुराना नाम है गोलकुंडा, और बीजापुर कर्नाटक में है। औरंगजेब ने ही अपने शासनकाल में बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया था। और मुगलों में सूबों की संख्या कितनी हो गई थी? 21, सबसे ज्यादा। सर सूबे मतलब, देखो जैसे आज भारत में 28 राज्य हैं, बिल्कुल वैसे ही मुगल साम्राज्य में 21 सूबे हुआ करते थे, राज्य, प्रोविंस, प्रांत। और जैसे आज हर एक राज्य में एक राज्यपाल होता है, बिल्कुल वैसे ही एक सूबे में सूबेदार हुआ करता था। सर मोती मस्जिद किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले के अंदर सारी की सारी इमारतें शाहजहां ने बनवाई, लेकिन सिर्फ दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद एक ऐसी इमारत है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। एक मोती मस्जिद आगरा में भी है। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, और दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है वो
औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। वेयर इज बीजापुर नाउ? बीजापुर इज इन कर्नाटका। औरंगजेब के ही समकालीन मराठा एम्पायर का उदय हुआ, मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह दोनों औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब ने ही सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी दिल्ली के लाल किले के सामने। सर, ब्लैक ताजमहल किसको कहा जाता है? चांदनी रात में पूर्णमासी के दिन जब ताजमहल की परछाई, ताजमहल की शैडो पीछे यमुना नदी पर पड़ती है वो ब्लैक कलर की होती है, दैट इज नोन एज ब्लैक ताजमहल। जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब कहलाता है जिंदा पीर। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई और आप जानते होंगे 1707 ईस्वी में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ। औरंगजेब के मरने के बाद 11 और मुगल एम्परर हुए जिन्होंने 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक शासन किया। और ध्यान रखेंगे सारे के सारे मुगल एम्परर्स अयोग्य शासक साबित हुए, अयोग्य राजा साबित हुए और देखते ही देखते 1857 ईस्वी तक आते आते मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। औरंगजेब के बाद आया बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदर शाह, उसके बाद फर्रुखशियर, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर सेकंड। लास्ट मुगल एम्परर तो आप जानते ही हैं बहादुर शाह जफर हुआ है 1857 में। चलिए आज की कहानी को इतना ही रख लेते हैं। टेक अ ब्रेक, ब्रेकफास्ट कीजिए, मुझे भी करना है। 10 बजे मुलाकात होती है पॉलिटी की क्लास में और कोशिश करेंगे पॉलिटी के 2 चैप्टर्स आज कंप्लीट करने की, क्योंकि पॉलिटी में सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स बाकी हैं। 3 चैप्टर्स बचे हैं, आपका पॉलिटी का सिलेबस ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। हिस्ट्री को जल्दी से खत्म करेंगे और उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे। चलिए मिलते हैं 10 बजे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।